वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 19। इस कहानी में जब चार लोगों की ज़िंदगियों ने नए नए मोड़ लिए तब उनके करीबियों को भी परेशानियां हुई। सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि सबकी ज़िंदगी तितर बितर हो गई। सबसे ज़्यादा मुश्किलें तो बच्चों को आई। कहानी के आज के हिस्से में एक खासियत यह है कि आज सभी कैरेक्टर्स की कहानी एक साथ दिखाई जाएगी। हेलेन ने आजकल दोस्ती कर लिया डॉक्टर विक से। आज उसने डॉक्टर विक को घर पे भी बुलाया। जब ये दोनों किचन में थे तभी मार्टिन यहाँ आ गया। हेलेन ने मार्टिन की बीमारी का जिक्र डॉक्टर विक से किया। डॉक्टर विक ने कहा, मैं अपने पेशेंट्स को इस बीमारी का टीका लगाता हूँ, उससे ये पेट दर्द समस्या ठीक हो जाती है। मार्टिन ने कहा, मुझे कोई टीका नहीं लगवाना। पर जब डॉक्टर विक ने इस टीके के बेनिफिट्स गिनाए तब मार्टिन तैयार हो गया इसके लिए। ये सब देखकर हेलेन इमोशनल हो गई है। उसने कहा, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये सब टीका खुद को ही लगवा ली थी। मेरे बच्चों को और न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। जब से मेरा तलाक हुआ है मेरे बच्चों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। डॉक्टर विक ने उसे कंसोल किया और फिर टीका मार्टिन को लगा दिया। इधर एलिसन को भी दर्द महसूस हो रहा है। उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इस समय उसे नोआ की ज़रूरत है। उसने उसे फ़ोन भी किया पर वो तो फ़ोन पर भी अवेलेबल नहीं है। उसने एम्बुलेंस खुद ही बुलाकर अपने आप को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो तो हॉस्पिटल पहुंच गई पर उसके डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे। इसकी वजह है इस शहर में काफ़ी तेज़ तूफान आया हुआ है। पर टमाटो है यहाँ पर एलिसन की देखरेख के लिए। ये देखकर एलिसन के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। कम से कम एक डॉक्टर तो है उसकी इस हालत में। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, आज रात तक आपको बच्चा होने वाला है। आपके साथ इस हालत में कोई नहीं है। एलिसन थोड़ी भावुक होते हुए बोल पड़ी, नहीं, मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। डॉक्टर ने कहा, आप फिक्र न करें, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। नोआ इस समय ईडन के साथ कार में है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। नोआ गाड़ी चलाता हुआ अपने प्रोजेक्ट के बारे में ईडन से डिस्कस कर रहा है। ईडन ने कहा, फिल्म मेकर जॉर्ज क्लोनी आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी किताब पर फिल्म ज़रूर बनेगी। नोआ को विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी किताब पर फिल्म बनने जा रही है। इस समय नोआ का फ़ोन कार में ही गिर गया है। पर इन्हें जॉर्ज से मुलाकात में इतनी जल्दी है कि फ़ोन को ढूंढने का समय ही नहीं मिला। यहाँ एक पार्टी चल रही है। रोडनी ने नोआ का वेलकम किया। पहले तो नोआ को विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी मुलाकात रोडनी से होने जा रही है। अभी तक इस पार्टी में जॉर्ज नहीं आया पर रोडनी तो है। रोडनी ने ना सिर्फ नोआ का वेलकम किया बल्कि उसकी तारीफ़ों की पुल बांध दी। वो उसकी लिखाई से बड़ा प्रभावित हुआ है। उसने कहा, जिस तरह से तुमने डिसेंट में हर चीज़ का समावेश किया है वो अद्भुत है। तुम इस पीढ़ी के सबसे टैलेंटेड लेखक हो। कुछ लोग तुम्हारी किताब को अश्लील करार दे रहे हैं पर उन बातों पर ध्यान मत दो। सब कुछ तो हमारी सोसाइटी से ही लिया गया है। नोआ ने कहा, मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर से मिलूंगा। रोडनी का जवाब था, हम इस किताब पर फिल्म बनाएंगे पर हम इसका एंड बदलना चाहते हैं। लड़का लड़की को अपनी कार से कुचल कर मार देता है। ये एंड कुछ ठीक नहीं है फिल्म के लिए। हमें इसे रोमांटिक एंड देना होगा। नोआ ने कहा, हाँ, तो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं और वहीं पर हम इस कहानी को समाप्त कर देंगे। रोडनी को ये बात पसंद आ गई। इतने में नोआ से मिलने मैक्स आ गया है। वो भी इस पार्टी में आया है। मैक्स एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसके यहाँ भी कॉन्टैक्ट्स हैं। मैक्स को जब नोआ से ये पता चला कि नोआ की किताब पर रोडनी फिल्म बनाने जा रहा है तब उसने रोडनी से एलिसन के किरदार के लिए किसी अभिनेत्री का नाम गिनाया जो कि काफ़ी अश्लील मानी जाती है। नोआ उसे उठाकर यहाँ से ले गया और कहा, तुम मेरी मीटिंग में खलल डाल रहे हो। इस पर मैक्स ने कहा, तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें $50,000 दिए थे। इस पर नोआ बोल पड़ा, तुमने तो कहा था कि वो तोहफा है। मैक्स ने कहा, मैंने तुम्हें दिया क्योंकि तुम कंगाल थे। इतने में इस पार्टी में अनाउंसमेंट हुई है कि तूफान और तेज होने की संभावना है। जिसे जाना हो इस पार्टी से निकल सकता है। बाद में इस पार्टी में नोआ ने ड्रग्स भी लिया। इसके बाद वो ईडन के साथ डांस करने लगा। हालांकि वो जाना चाहता है, इसके लिए उसने ईडन को कैब बुक करने के लिए भी कहा पर ईडन ने डांस करते हुए उसे रोक लिया। यहाँ डांस करते हुए दोनों ने एक दूसरे को किस किया। ईडन तो अपने कमरे में चली गई पर नोआ पूल में तैराकी करने लगा। यहाँ उसने दूर से दो लड़कियों को आपस में किस करते हुए देखा। वो थोड़ा नज़दीक गया। अरे ये तो विटनी है किसी लड़की के साथ। जब विटनी ने नोआ को देखा तब नोआ को ही डांट कर कहा, आप यहाँ से चले जाओ। नोआ इस समय वापस घर जाना चाहता है। इस तूफान में हालांकि यहाँ के स्टाफ ने उसे जाने से रोका पर उसने कहा, आप प्लीज़ मुझे मेरे कार की चाबी दीजिए, मुझे जाना है। कार की चाबी लेकर जब अपनी कार में पहुंचा तब उसे अपना फ़ोन भी मिल गया। वो देखता है कि इसमें एलिसन ने अनगिनत कॉल किए हैं। उसने मैसेज भी किए हैं।
शायद आज रात मैं माँ बनने जा रही हूँ। दूसरे मैसेज में लिखा है, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, हॉस्पिटल जाना है। ये मैसेजेस पढ़कर नोआ को एहसास हो रहा है कि उसे इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि एलिसन के पास होना चाहिए था। उसने तेज़ी से गाड़ी घुमाई। बारिश काफ़ी तेज़ है, तूफान की वजह से कई रास्ते बंद हैं। फिर भी उसने बगल से कार निकालने की कोशिश की। उसकी कार गड्ढे में फंस गई। उसकी कोशिशों के बावजूद गाड़ी गड्ढे से निकल नहीं पा रही थी। वो कार में ही बैठा रोने लगा। इसमें बारिश के साथ साथ उसकी आंखों से भी पानी गिरने लगा। पर इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। रात के 10 बज चुके हैं। एलिसन हॉस्पिटल में है पर अकेली है। बीच बीच में डॉक्टर आकर उसे देख जाती है, पर कोई ऐसा नहीं है जो हर वक्त उसके साथ रहे। जब यह डॉक्टर पहुंची तब एलिसन ने पूछा, क्या आपकी नोआ से बात हुई? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। अभी हमें उनको भूलना होगा। तूफान की वजह से सारी सेवाएं बंद हैं। हम आप पर और आपके बच्चे पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर ने तो एलिसन को पूरी तसल्ली दी है कि सब ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को अकेला ना समझें। आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इतने में यहाँ लाइट भी चली गई। मौसम की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एलिसन रोई जा रही है। वो बार बार डॉक्टर से कह रही है, आप प्लीज़ नोआ को बुला दीजिए, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर ने कहा, आप अपने आप को अकेला ना समझें। इस समय रात के 11 बजे हैं। कोल लुइजा के साथ है। कोल यहाँ बैठा ज़रूर है पर बमुश्किल ही कभी मुस्कुराता है। लुइजा अपने बचपन की कहानियाँ उसे सुनाती जा रही है और वो झूठ मूठ का मुस्कुरा देता है। तूफान को देखकर लुइजा ने कहा, ये तूफान बहुत भयंकर है। कोल ने कहा, मैंने इससे भी भयंकर तूफान देखे हैं। कोल लुइजा से काफ़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है पर ऐसा हो नहीं पाता। लुइजा ने कहा, अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो बता दो। कोल ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर एलिसन बेचना चाहती है। इसे बेचकर वो मुझे पैसे देना चाहती है, अपना गिल्ट कम करना चाहती है। तो वो हम बिस्तर हो रहा था तब उसने कहा, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम वो पैसे ले लो तो हम एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और मेरी जब अच्छी नौकरी शुरू हो जाएगी तब यहाँ मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। ये जगह बहुत दूर है और मैं वीकेंड पर भी नहीं आ पाऊँगी। तुम भी मेरे साथ शहर क्यों नहीं आ जाते? कोल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम कोई हल निकाल लेंगे। कोल ने लुइजा को इस घर का वो हिस्सा दिखाया जहाँ उसने कट लगा रखे हैं। ये उसकी मेमोरीज़ हैं। बातों बातों में बच्चों का जिक्र हुआ। लुइजा थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। जब मैं 22 साल की थी तभी कुछ मेरे शरीर में ऐसा हुआ था कि उसके बाद मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊँगी। मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय डॉक्टर से इलाज कराने के। ये सब सुनकर कोल और भी उदास हो गया। उसने कहा, इसका मतलब उस दिन थैंक्स गिविंग वाले दिन माँ सब ठीक कह रही थी। हम शापित हैं, मेरा पूरा परिवार शापित है। अब मैं शायद ही बाप बन पाऊँ। मुझे इस शाप को झेलना ही होगा। इसके बाद उस लकड़ी को निकाल कर तोड़ना चाह रहा था जो उसकी मेमोरी से जुड़े हैं। लुइजा को ये सब बातें बकवास लग रही हैं। तुम कह रहे हो कि मेरे गर्भाशय में जो घाव है उसकी वजह तुम्हारे परिवार का शाप है। तुम्हारे दादा ने जो कुछ भी किया होगा 100 सालों पहले हुआ होगा। मैं जानती हूँ तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो। तुमने अपना बच्चा खोया है, पर कब तक इन सब का कसूर तुम उस शाप को मानते रहोगे? कोल, दुनिया तुम्हारे दर्द के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम कैब चलाते हो, तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखते। मेरे साथ भी तो बुरा हुआ है। मैं तो किसी बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, पर मैं हर रोज़ आगे बढ़ने की सोचती हूँ। कोल ने तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हें वो शाप वाली बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। पर लुइजा इस समय काफ़ी गुस्से में थी। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है दूसरों पर दोष डाल देते हो। कल को हमारे साथ भी कुछ बुरा हुआ तब तुम मुझे ही दोष दोगे। ये सब कहकर लुइजा यहाँ से चली गई। कोल अब अकेले में अपने आप को सजा देना चाहता है। इस समय तूफान कुछ थम गया है। लुइजा इसलिए यहाँ से निकल पाई। रात के 2 बज चुके हैं। एलिसन तकलीफ़ में है। अपने दर्द में वो बार बार कह रही है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नोआ। मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दिल की धड़कनें धीमी हो रही हैं, तुम उस पर ध्यान दो। बच्चा बाहर आ रहा है, सांस लेती रहो। इधर कोल गम की गहराइयों में डूबता हुआ शराब पीता जा रहा है। इस दीवार से उस दीवार, इस खिड़की से उस खिड़की जाता रहता है, उदास होकर रोता है। आज रात को तूफान इन सब की ज़िंदगी में इससे भी बड़ा तूफान लाया है। कोल को खिड़की के उस पार गैब्रियल की इमेज दिख रही है। ये देखकर वो और भी रो बैठा। अगर उसने गैब्रियल को नहीं खोया होता तो शायद एलिसन भी उसके साथ होती।
उसका परिवार भी पूरा होता और आज वो अकेला नहीं होता। इधर एलिसन भी तकलीफ़ में है। यहाँ डॉक्टर के अलावा कोई स्टाफ नहीं है क्योंकि तूफान की वजह से कोई आ नहीं सका। इधर कुल ने पूरे घर में शराब बिखेर कर आग लगा दी है। थोड़े ही देर में ये घर जलने लगा। उधर हॉस्पिटल में एलिसन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सुबह हो चुकी है। एलिसन अपने बच्चे को देखे जा रही है। बच्चा अभी नींद में है, पर उसे देख देख कर एलिसन खुश होती जा रही है। इतने में डॉक्टर ने आकर कहा, आपके पति यहाँ आ चुके हैं, क्या उन्हें मैं लेकर आऊँ? एलिसन ने कहा, नहीं। इस समय उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप अगले पार्ट की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। ये कहानी आपको कैसी लग रही है इसे भी मेंशन करते रहें। अब तक कोल के कैरेक्टर को आप सब ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। अगले पार्ट में हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।